हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पिछली वीडियो में सरकार के जो पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, उन पे बात किए थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उसको समझने के बाद में अब हमारे जो सिलेबस में वो है भारत की शासन प्रणाली कैसी है, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है, उस पर बात करनी है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम यानी संसदीय शासन प्रणाली जो कि भारत में पाई जाती है, उसको पढ़ने से पहले हमको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुलनात्मक रूप से आते हैं। भारत की शासन प्रणाली और अमेरिका की शासन प्रणाली में तुलना, उनके गुण दोष इत्यादि से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो पहले हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को आज समझेंगे, फिर उसकी अगली क्लास में हम जो है संसदीय शासन प्रणाली पर बात करेंगे। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में हम क्या क्या चीज़ पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर अमेरिका का उदाहरण लेकर के हम चलेंगे, क्योंकि अमेरिका सबसे पॉपुलर एक एग्जाम्पल है जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। तो यहाँ अमेरिका को हम लेकर के चलेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, यानी कि इसके प्लस पॉइंट क्या हैं, विशेषताएँ भी बात करेंगे और फिर हम इसकी कमियों पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो है इसमें कितनी कमियां हैं, क्यों ये चीज़ जो है भारत में नहीं है और कहाँ पर ये चीज़ अच्छी रहती है। तो तीन चीज़ों पर हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये देखें कि जो लोकतंत्र की शासन प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। लोकतंत्र में जो सरकार के स्वरूप हैं, यानी आप कह सकते हो शासन प्रणाली, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के जो रूप हैं वो लोकतंत्र में विश्व में दो प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। एक तो है अध्यक्षात्मक, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या सरकार की प्रणाली। और दूसरी है संसदीय, पार्लियामेंट्री, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और यह है अध्यक्षात्मक प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये दो प्रकार के शासन प्रणाली जो है लोकतंत्र में दिखाई पड़ती हैं। दो प्रकार की सरकारें काम करती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए। अमेरिका में इस प्रकार की सरकार आपको देखने को मिलेगी और संसदीय प्रणाली जो है आपको भारत में देखने को मिलेगी। और भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से प्रभावित है, क्योंकि ब्रिटेन का यहाँ पे शासन रहा था और ब्रिटेन ही जो है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जन्मदाता माना जाता है। वहीं पर इस प्रकार की सरकार का उद्भव हुआ है। तो यहाँ पर हम भारत को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली को पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में तुलनात्मक भी बन रहे हैं। तो हम ब्रिटेन और भारत में क्या अंतर है, दोनों जगह एक ही प्रकार की शासन प्रणाली होते हुए भी इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, उन पर भी बात करेंगे। और संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन भी हम करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपके मेंस में बनेंगे। आज की इस क्लास का जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी कमियां क्या हैं। इस चीज़ पर हम आज पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि किस प्रकार की शासन प्रणाली को प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें तीन चीज़ों को हमें देखना है, तीन चीज़ें इसकी खास विशेषता हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पहली चीज़ जो आती है वो है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने में कोई भी दिक्कत न हो। देखिए, हमने आपको जो पीछे की क्लास में बताया था, सीक्वेंस वाइज देखा होगा अगर आपने, तो सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों को हमने समझाया था कि ये क्या क्या काम करते हैं। एकल कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि एक ही कार्यपालिका पाई जाती है। देखिए, किसी भी राष्ट्र में दो प्रमुख पद जो है राजनीति में माने गए हैं। एक तो उस राज्य का प्रमुख, दो पद कौन से होते हैं, एक पद होता है राज्य का प्रमुख। देखिए, एक होता है राज्य का प्रमुख, राज्य के प्रमुख को एक नाम और दिया जाता है राष्ट्र अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। एक तो किसी भी राज्य में एक ये पद होता है कि उस राज्य का सबसे जो बड़ा पद है वो है राज्य का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष।
और दूसरा एक पद होता है यानी शासन का प्रमुख, शासन का प्रमुख, या इसको कहते हैं सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख। तो दो पद होते हैं किसी भी स्टेट में। तो यहाँ जो एकल कार्यपालिका का मतलब है कि ये दोनों ही पदों पर एक ही व्यक्ति होता है और वही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहलाती है, जहाँ पर इन दो महत्वपूर्ण पदों पर एक ही व्यक्ति को बिठाया जाता है। वही राज्य का प्रमुख होता है यानी राष्ट्राध्यक्ष भी वही होता है और वही जो है सरकार का प्रमुख या शासन का प्रमुख होता है। तो इन दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति होता है। ये जो है एकल कार्यपालिका का मतलब यही है और इसी से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली निकल करके आती है। अब यहाँ पर अगर उदाहरण के रूप में आप देखो तो अमेरिका का उदाहरण आप दे सकते हो। और अमेरिका में, जैसे कि अमेरिका में क्या देखते हैं आप, वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होता है। अमेरिका में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति होता है, एक पद है प्रेसिडेंट का, और राष्ट्रपति ही दोनों पदों पर होता है। वही राष्ट्र का प्रमुख होता है और वही सरकार का प्रमुख होता है। वहाँ पर सरकार के प्रमुख के रूप में कोई अन्य पद नहीं है। भारत में आप देखोगे, भारत में दो पद होते हैं। जब राष्ट्र प्रमुख की बात आएगी तो राष्ट्रपति का पद होता है और जब शासन के प्रमुख यानी सरकार के प्रमुख व्यक्ति की बात आएगी तो प्रधानमंत्री का पद होता है। और इन दोनों पदों पर अलग अलग व्यक्ति आसीन होते हैं। इसी को संसदीय जो है शासन प्रणाली की विशेषता माना जाता है और यहाँ पर जो है दोहरी कार्यपालिका का जन्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, एकल कार्यपालिका, सिंगल जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है यहाँ पर, जिसमें दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति होता है। अब दूसरी विशेषता पर हम बात करें कि दूसरी विशेषता क्या है। हमने सरकार के 3 अंग आपको बताए थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो अगर हम न्यायपालिका को पृथक मान लें पहले से कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका इसमें संबंध के आधार पर दोनों प्रणालियों में अंतर है। भारत में जब आप देखते हो तो कार्यपालिका और विधायिका में संबंध पाया जाता है। इसको हम थोड़ा सा समझ लें पहले, तभी आप इसे समझ पाएंगे। यहाँ पर विशेषता में आप लिखोगे एकल सदस्यता, एकल सदस्यता। इसको अभी हम समझाएंगे डिटेल में, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। देखिए, इसको समझने के लिए हम भारत का उदाहरण समझेंगे, क्योंकि भारत को आपने अच्छे से समझा हुआ है। तो भारत का एग्जाम्पल लेके जब आप समझोगे तो इस चीज़ को आप डिफाइन कर ले जाओगे। एकल सदस्यता का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही जगह पर अलग अलग व्यक्ति होंगे। दोनों जगह का सदस्य एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता है। एकल सदस्यता का मतलब ये हो सकता है, इसको लिखेंगे कि कार्यपालिका, इसमें 3-4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। देखो, कार्यपालिका एवं विधायिका, कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधित नहीं होती है, संबंधित नहीं होती है। एक तो इसका ये मतलब है। दूसरा, और इसको स्पष्ट करें तो इसका मतलब ये होता है कि कार्यपालिका का सदस्य, जो भी कार्यपालिका में होगा सदस्य, विधायिका का सदस्य नहीं होगा, एक ही जगह पर होगा। देखो, एकल सदस्यता का मतलब है वो एक ही जगह मेंबर होगा। अगर वो कार्यपालिका का सदस्य है तो वो विधायिका का सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा, इसका ये मतलब है। और तीसरा मतलब ये है इसका, जो इसको और स्पष्ट करेगा कि चूँकि देखिए कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य अलग अलग हैं, इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका और विधायिका में कोई इंटर रिलेशन नहीं है, तो फिर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि वो अलग है और वो दूसरी बॉडी अलग है। अब जरा इसको समझें। भारत की हम बात करें, अगर संसदीय प्रणाली जहाँ पर है,
तो भारत में आप देखते हो कि भारत की विधायिका क्या है, संसद है। भारत में संसद होती है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। संसद में कौन सदस्य होते हैं? जब एमपी जो चुनाव लड़ करके जाते हैं वही एमपी लोग ही संसद का निर्माण करते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। वहाँ पर जो सदस्य होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, अंग्रेजी में एमपी उसको शॉर्टकट में कहते हैं। तो यहाँ पर कौन होते हैं? एमपी होते हैं। यही एमपी क्या करते हैं? इस संसद का निर्माण करते हैं। यही जो टोटल एमपी होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के मिला करके, उसी को संसद कहा जाता है। अब इन्हीं एमपी में से निकलती है कार्यपालिका, इसी में से दोनों बन जाते हैं। देखिए, इसी एमपी को जो है, इसी से विधायिका बनती है और इसी से कार्यपालिका बनती है। यानी कि ये अलग से कोई व्यक्ति नहीं आते हैं। देखो, वही सांसद जीत करके जाते हैं और वो सब टोटल जितने भी सांसद होते हैं उन टोटल को मिला करके विधायिका कहा जाता है। 2 अंग में बैठते हैं वो राज्यसभा लोकसभा में, और उसी में से कार्यपालिका का जन्म होता है। उसी में से जो शासन में होती है पार्टी, उसमें के एमपी होते हैं, उनका जो प्रमुख होता है एमपी, वो होता है प्रधानमंत्री। लीडर बनता है तो वो प्रधानमंत्री बन जाता है। फिर उसी में के जो प्रमुख नेता होते हैं सांसद, वो मंत्रिपरिषद बन जाते हैं। तो यही तो कार्यपालिका है। कार्यपालिका में आ जाते हैं आपके पीएम, इसी में से निकलते हैं, और इसी में से आपकी मंत्रिपरिषद निकलती है, मंत्रिपरिषद। तो ये सब चूँकि विधायिका में से ही निकले होते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अमेरिका में सिस्टम जो अध्यक्षात्मक है, वहाँ पे कार्यपालिका एवं विधायिका में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के कांग्रेस, वहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस में जो लोग जीत करके आते हैं उनमें से कोई भी मंत्री नहीं बन सकता है, उनमें से कोई भी व्यक्ति जो है कार्यपालिका में नहीं जा सकता है। यही कहने का मतलब है कार्यपालिका एवं विधायिका में संबंध नहीं होना चाहिए। कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होगा, यानी जो विधायिका में होगा वो इधर नहीं आ सकता है। तो फिर वो कहाँ से आते हैं मंत्री लोग? तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है, देखो राष्ट्रपति भी विधायिका का नहीं होता है। आपको ये भ्रम हो सकता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, वो जीत करके आता है तो वो क्या विधायिका का सदस्य होता है? नहीं, राष्ट्रपति का इलेक्शन विधायिका के इलेक्शन से अलग होता है। राष्ट्रपति वहाँ पर विधायिका का, यानी कांग्रेस वहाँ की विधायिका को कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस का सदस्य वो नहीं होता है। वो अलग से जीत करके आता है राष्ट्रपति के इलेक्शन को, और फिर वो अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब वो मंत्री विधायिका में से नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद बनाता है वो विधायिका में से ही बनाता है। शर्त भी है यहाँ पर कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन वहाँ पर सदस्य नहीं होना जरूरी है, उसको बाहर से ही लेना होगा। जो जीत करके लोग आए हैं उनमें से किसी को मंत्री सचिव नहीं बनाया जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या करता है, वहाँ का अपने मन से किसी भी एक्सपर्ट व्यक्ति को, वो कहीं डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, अपने फील्ड का ज्ञाता हो सकता है, जिसको वो चाहे उसको वो अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। उसे किचन कैबिनेट कहा जाता है। और वो जो मंत्रिपरिषद होती है वो सलाहकारी होती है। राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर रहती है वहाँ पे मंत्रिपरिषद की जो है सलाह को माने या ना माने। तो कार्यपालिका का सदस्य जो है वहाँ पर विधायिका का सदस्य नहीं होता है, मंत्री अलग से आते हैं उसके मंत्री, वो इसीलिए जो है वो उत्तरदायी नहीं होते हैं। अब चूँकि वो मंत्री जो होते हैं, यानी कार्यपालिका जो बनी, मंत्रिपरिषद जो बनी, वो जनता द्वारा चुनी नहीं गई है, तो फिर वो उत्तरदायी कहाँ हुए? वो चाहे जैसे वैसे काम करें, क्योंकि उनको दोबारा इलेक्शन तो लड़ने जाना नहीं है, तो किसी को जवाब नहीं देना है। तो कार्यपालिका जो होती है, चूँकि विधायिका में से नहीं निकली होती है, इसीलिए वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अगर भारत की बात करें तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका से ही जन्म लेती है, इसीलिए वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो लोकप्रिय सदन होता है भारत में, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, इसको हमने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप इस चीज़ को, अंतर को समझ सको। तो इस तरह से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की 2 बातें आपने जानी कि एक तो कार्यपालिका एक ही होती है और सदस्यता एक ही उसकी होगी, या तो कार्यपालिका की या विधायिका की आपके पास। तीसरी बात जो होती है, शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पर सबसे मेन होता है, स्पष्ट रूप से होता है। शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट पाया जाता है, स्पष्ट पाया जाता है। हमने आपको बताया था कि मॉन्टेस्क्यू जो थे
मॉन्टेस्क्यू ने अपना विचार दिया कि सरकार के सभी अंगों के काम पृथक होने चाहिए। पावर्स जो हैं वो, इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। दो शब्द प्रचलन में आते हैं, एक आता है शक्तियों का पृथक्करण और एक आता है बंटवारा या वितरण। तो शक्तियों का पृथक्करण और शक्तियों का बंटवारा दो अलग अलग बातें हैं, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब होता है कि दो बॉडीज़ के बीच में पावर्स बिल्कुल अलग हैं, इसकी शक्तियाँ अलग हैं, इसकी शक्तियाँ अलग हैं, पावर में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शक्तियों का बंटवारा का मतलब है कार्य का बंटवारा। जैसे भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। बंटवारा का मतलब ये है कि कुछ कार्य केंद्र सरकार को बांट दिए गए हैं, कुछ कार्य राज्य सरकार को बांट दिए गए हैं, तो ये शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब ये होता है कि जो केंद्र सरकार कर सकती है वो राज्य सरकार नहीं कर सकती है, वो पावर ही नहीं है। जैसे कि उदाहरण से समझे कि अगर केंद्र सरकार को विधि बनाने की शक्ति है और राज्य सरकार को विधि बनाने की शक्ति ना हो, तो इसे कहेंगे कि पावर्स का बंटवारा है, यानी कि केंद्र के पास में विधि बनाने की पावर है, राज्य के पास में विधि बनाने की पावर नहीं है, यानी दोनों का कार्य क्षेत्र ही अलग हो गया। लेकिन भारत में क्या है, भारत में जो राज्य सरकार है वो भी विधि बना सकती है, उसके पास भी विधि बनाने की पावर है, केंद्र सरकार के पास भी विधि बनाने की पावर है। अब काम बांट दिए गए कि आप विधि किस पे बनाओगे, आप विधि किस पे बनाओगे। तो ये इस तरह का जो बंटवारा होता है उसको कहते हैं शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। और पृथक्करण का मतलब होता है फिर हस्तक्षेप ना हो। तो भारत में, अच्छा उसको हमने समझाने के लिए बताया, यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स किसके किसके बीच में देखा जाएगा, तो यहाँ पर कार्यपालिका, देखो भारत में भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है सैद्धांतिक तौर से, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से शक्तियों का पृथक्करण नहीं पाया जाता है, बल्कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स आप कह सकते हो। हाँ, न्यायपालिका के लिए पृथक्करण है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट रूप से भारत में नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो दोनों संबंधित होते हैं एक दूसरे से। तो कार्यपालिका, विधायिका, अब चूंकि यहाँ ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इसीलिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो है शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण पाया जाता है। दोनों, इन तीनों की पावर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे के कार्य में इनकी कोई ओवरलैपिंग नहीं है अमेरिका में। हाँ, इसमें चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत अपनाया जाता है, यानी एक दूसरे को संतुलित करने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। तो उतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो राजनीति विज्ञान में आ जाएंगे, फिर इंडियन पॉलिटी में इतना काफ़ी है आपको जानना। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसके आधार पर आप देखेंगे, अच्छा भारत में क्या है, भारत में जो हमने बताया, भारत में कार्यपालिका और विधायिका चूँकि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो फिर शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं होता है। अब देखें इनके हम कुछ विशेषताएं देखें कि इन अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती हैं उसके प्लस पॉइंट क्या हैं, क्या अच्छी बातें हैं इसमें, विशेषताएं, और कुछ कमियों पर हम नज़र दौड़ाएंगे कि इसमें कमियां क्या हैं। अक्सर प्रश्न उठता है कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, तो इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। तो हम इसकी विशेषताएं देखें। विशेषताएं, तो पहली विशेषता स्थायी कार्यकाल। स्थायी कार्यकाल, ये पहली विशेषता है, कार्यकाल का स्थायित्व। अब इसको समझें, चूँकि जो कार्यपालिका होती है वो इलेक्टेड होकर के वहाँ नहीं आती हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहाँ पर और राष्ट्रपति ही कार्यपालिका की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और जो मंत्री होते हैं वो चुन करके नहीं आए होते हैं। इसीलिए वहाँ पर उनका जो है विघटन नहीं हो सकता है, यानी कार्यपालिका पूरे 4 वर्ष वहाँ काम करती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में स्थायी कार्यकाल होता है। अमेरिका का अगर उदाहरण लें, अमेरिका, तो अमेरिका में 4 वर्ष कार्यकाल है, और अभी तक इतने वर्षों के इतिहास में कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति जो है बिना 4 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किए हुए अपने पद से नहीं हटाया गया है। अगर कुछ विशेष कारण हो सकते हैं, महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है,
या फिर अगर अमेरिका का राष्ट्रपति की मृत्यु बीच में हो जाती है तब भी कार्यकाल जो है वो ख़त्म नहीं होता है। वहाँ का जो उपराष्ट्रपति है वो पूरे कार्यकाल के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति बन करके काम करता है। भारत में क्या है, भारत में जो है 6 महीने के बाद में इलेक्शन करवा लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कार्यकाल स्थायी है। अमेरिका में 4 वर्ष जो होता है कार्यकाल राष्ट्रपति का, तो 4 वर्ष तक कार्यपालिका पूरी तरीके से काम करेगी ही करेगी, उसको बीच में हटाया नहीं जा सकता है। तो हटाने के लिए कुछ प्रावधान है, वो अलग हैं। दूसरी देखिए, दूसरा है नीतियों में निरंतरता। नीतियों में निरंतरता। अच्छा, ये 4 वर्ष स्थायी क्यों है? क्या ऐसा कोई नियम है? नहीं, नियम नहीं है। देखिए, विधायिका होती है, देखिए विधायिका से ही निकले अगर कार्यपालिका, जैसे भारत में होता है। भारत में क्या होता है, कार्यपालिका जो होती है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद यानी सरकार जो बनती है, वो अपना बहुमत अगर खो दे विधायिका में तो फिर वो सरकार गिर जाती है। तो यहाँ पे कोई कार्यकाल स्थायी है ही नहीं। कभी 1 महीने भी चल सकती, 2 महीने चल सकती है। उनको पूरे कार्यकाल में अपना विश्वास मत बनाए रखना होता है। अगर वो अपना बहुमत खो देंगे तो फिर उनकी सरकार गिर जाएगी। और यहाँ पर बहुमत जैसी कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी बहुमत जैसी बात नहीं होती है। यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रपति जो चुन करके आता है वो अपनी मंत्रिपरिषद बनाता है, और वो मंत्री किसी को भी बना सकता है, हटा भी सकता है। उसको जब चाहे तब बना सकता है, जब चाहे तब हटा सकता है। उसमें बहुमत जैसी कोई बात नहीं है। इसीलिए जब बहुमत खोने की कोई बात नहीं है तो वो पूरा 4 साल काम करेगा, बीच में सरकार उसकी गिरेगी नहीं। और भारत में क्या है, बहुमत खो देने पर सरकार गिर जाती है। नीतियों में निरंतरता, जब 4 साल पूरा कार्यकाल वो करेंगे तो जो नीतियाँ बनाएंगे वो निरंतर चलेंगी। यानी कि वो दूरगामी योजनाएं बना लेते हैं कि अब हम 4 साल के लिए हैं राष्ट्रपति, तो जो भी योजनाएं बनाना होता है वो बना लेते हैं। भारत में क्या है, कार्यकाल की कोई निश्चितता तो है नहीं। हो सकता है कि आज एक प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपना कुछ योजना बनाई और 2 महीने बाद उनकी सरकार गिर गई, दूसरी सरकार आ गई, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन के आ गया तो उसने उस योजना को रद्द कर दिया या अपना तरीके से बना दिया। तो यहाँ पर नीतियों की कोई निरंतरता, कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नीतियों की निरंतरता पाई जाएगी। तो ये वहाँ की एक विशेषता है। तीसरी देखिए, विशेषज्ञों द्वारा शासन होता है। यहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा शासन। अब ये कैसे हुआ, विशेषज्ञों द्वारा शासन क्यों हुआ? देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति आया, पहले राष्ट्रपति आया और उसने जो है मंत्री, अपने सचिव मंत्री वगैरह सब नियुक्त किए उसने। तो वो बाध्य नहीं है कि वो किसको चुने। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होता है भारत में, वो बाध्य है, वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकता है। अगर उसको लगता है कि एक कोई बहुत ज्ञानी ध्यानी पुरुष है, वो अपने फील्ड का बहुत बड़ा जानकार है, तो वो उसको मंत्री नहीं बना सकता है। उसके पास एक बाध्यता है। भारत में ये बाध्यता है कि मंत्री बनाने के लिए उस व्यक्ति का सांसद होना जरूरी है। चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, उन्हीं में से आप किसी को मंत्री बना सकते हो। या बहुत ज़्यादा 6 महीने की छूट मिली है कि अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति को मंत्री बनाओगे तो 6 महीने के अंदर उसको जीत के इलेक्शन वहाँ सदस्यता लेनी पड़ेगी। यानी कि उसको मेंबर होना ज़रूरी है, भले पहले से या 6 महीने के अंदर हो जाए। तो अब आप क्या कर सकते हो ऐसे में उन्हीं में से, अगर उनमें से कोई भी योग्य नहीं, अब जनता ने चुन के जिनको भेजा है उन्हीं को आपकी मजबूरी है, तो आप विशेषज्ञ वहाँ पर नहीं भी ला सकते हैं और ला भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खुली छूट है। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो भी मंत्री बनेगा वो विधायिका का नहीं होगा, यानी शर्त ही है उसमें से नहीं लेना है। तो फिर आप अपनी मनपसंद के किसी भी व्यक्ति को, जिसको आप योग्य समझें, विशेषज्ञ समझें, टैलेंटेड समझें, उसे अपना मंत्री बना लें। 5 दिन काम करवाएं, 6ठे दिन दूसरे को मंत्री बना दें। जिसको योग्य समझें, काम नहीं कर पा रहा है उसको बदल दें। राष्ट्रपति मंत्रियों को वहाँ हटा सकता है, फिर ला सकता है। तो विशेषज्ञों द्वारा शासन होने की संभावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति अच्छे टैलेंटेड लोगों को अपना मंत्री बनाता है। अगली चीज़ देखिए, अब यहाँ पर जो है एकल सदस्यता, इसकी एक विशेषता है। यानी कि इसकी विशेषता में आप लिखोगे कि कार्य, जो पहले लिखा था उसको विशेषता में भी नोट करेंगे, कार्यपालिका का सदस्य
विधायिका का सदस्य नहीं होगा, ये प्लस पॉइंट है इसका। ये शर्त होती है ना, कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होगा। इससे क्या होता है, इसी से जो है एक स्थायी सरकार का जन्म होता है, क्योंकि विधायिका वोट जीत करके लोग आए होते हैं, तो उसमें से कोई भी कार्यपालिका में नहीं जाएगा, ये शर्त है। तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या निकलेगा, इससे फ़ायदा ये निकलेगा कि जो सरकार गठित होगी यानी कार्यपालिका गठित होगी उस पर राजनीतिक दबाव नहीं होगा। अब जब वो यहाँ से विधायिका का वो कोई है ही नहीं, उसमें मंत्री जितने हैं, तो उन पे दबाव किस चीज़ का, किसी भी पार्टी का, किसी राजनीति का दबाव उस मंत्रिमंडल पे नहीं होता है। तो इससे फ़ायदा ये मिलता है कि राजनीतिक दबाव, गठबंधन, राजनीतिक अपराध से मुक्ति मिलती है। यानी कि इन मंत्रियों को चुनाव जीतने की कोई टेंशन ही नहीं है, तो फिर ये अपना जो है बिना किसी दबाव के ही काम करते हैं। और जब चुनाव जीतने की टेंशन होती है ना, तो उसमें राजनीतिक दबाव आ जाता है, फिर आपस में गठजोड़, गुटबाजी सब होने लगती है कि इलेक्शन को ध्यान में रख करके काम करना पड़ता है। तो ऐसा चूँकि है ही नहीं, तो राजनीतिक दबाव का मामला नहीं आता है, गठबंधन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उसमें सरकार बनाने के लिए बहुमत की ज़रूरत ही नहीं है। और राजनीतिक अपराध भी इसमें कम हो जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने से कोई मतलब ही नहीं है, तो राजनीतिक अपराध नहीं होते हैं। और इसमें कोई बहुमत खोने का डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुमत वाली कोई बात ही नहीं है। एक बार कार्यकाल बन गया तो 4 साल आप काम करेंगे, बीच में बहुमत जैसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, बहुमत खोने का डर नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, निश्चिंत होकर के अपनी लंबी लंबी योजनाएं बना करके काम ये करते हैं। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। और एक विशेषता जो पहले भी लिख चुके हैं उसको भी लिख लें कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन समझा भी चुके हैं आपको, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति का नियंत्रण, क्यों नियंत्रण है, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये मंत्रियों की नियुक्ति एवं हटाना, ये सब काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति का जो है कार्यपालिका पे नियंत्रण ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के पास वहाँ पर पावर्स हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब इस व्यवस्था में कमियां क्या हैं, कमियां ये हैं कि देखिए, ये जो स्थायी कार्यकाल वाली बात है और यहाँ पर जो विधायिका का सदस्य नहीं होगा, इन दो से कमियां निकल करके आती हैं। वो कमियां आप देखें क्या हैं। पहली कमी ये है, चूँकि स्थायी कार्यकाल सुनिश्चित है और उत्तरदायित्व तो है नहीं, तो फिर क्या होगा, एक निरंकुश शासन जन्म ले सकता है। तो देखिए, पहली कमी है उत्तरदायित्व नहीं है। उत्तरदायित्व नहीं है, क्यों नहीं उत्तरदायित्व, जब कार्यपालिका चुन करके आई ही नहीं है, राष्ट्रपति ने उसको नियुक्त किया है, तो उनके उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। वो विधायिका से निकले ही नहीं हैं, उनको जवाब नहीं देना है, उनको सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति वो जवाब दे हैं। तो उत्तरदायित्व की यहाँ पर कमी है। चूँकि कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा चुन करके नहीं आते हैं, इसीलिए उनका उत्तरदायित्व जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व नहीं है, यानी उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, निरंकुश शासन होने की संभावना है। निरंकुश शासन, ये एक कमी है, क्योंकि स्थायी कार्यकाल है, 4 वर्ष का स्थायी कार्यकाल मिल जाने के बाद में वो निधड़क होकर के बिना किसी डर के कार्य करते हैं और उनको कहीं जवाब भी नहीं देना है। इसीलिए क्या है, वो निरंकुश शासन करते हैं। और ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में तानाशाही शासन आ सकता है। दूसरा देखिए, एक हो सकता है कि आकुशल शासन होने की संभावना है। देखिए,
अभी हमने आपको बताया कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर चुन के आ जाएगा वही अपना मंत्रिमंडल बनाएगा, अपना कैबिनेट बनाएगा, पूरा किचन कैबिनेट कहते हैं वहाँ पे। तो छोटी सी कैबिनेट होती है, इसीलिए उसको किचन कैबिनेट कहते हैं। तो एक अकुशल शासन होने की संभावना क्या है भाई? 4 वर्ष का कार्यकाल उनका स्थायी है, और बाय द वे किसी भी तरीके से अगर एक व्यक्ति चुन करके आ गया, कोई एक्स पर्सन जो अकुशल है, यानी इलेक्शन तो वो जीत गया किसी कारण से, लेकिन उसके अंदर एक देश चलाने की पूरी क्षमता है नहीं, टैलेंटेड उतना है नहीं, तो उसने अपने मंत्री भी अपने ही बुद्धि से उसने भर लिए, तो पूरी की पूरी कार्यपालिका क्या हो गई? बिल्कुल एक अकुशल कार्यपालिका हो गई, क्योंकि वो खुद भी बढ़िया नहीं था, उसने मंत्री भी अच्छे नहीं बनाए, पावर्स उसी के पास में है, और 4 साल से पहले आप उसे हटा भी नहीं सकते हैं, वो संविधान का उल्लंघन करेगा ही नहीं, यानी वो जो है काम अच्छा नहीं कर पाएगा। तो उसको आप जो है महाभियोग लगा करके हटाने की बहुत लंबी प्रक्रिया है, हो सकता है उस स्तर तक उसका अपराध निकले भी ना, तो अच्छा शासन वो न कर पाए, फिर भी आप उसे 4 साल से पहले हटा नहीं सकते हैं, सरकार गिर नहीं सकती है, तो क्या होगा? एक अकुशल शासन होने की संभावना प्रबल हो जाती है, और उत्तरदायी तो वो है ही नहीं। और देखिए, विधायिका एवं कार्यपालिका में टकराव हो सकता है। विधायिका एवं कार्यपालिका में टकराव कैसे? देखो, विधायिका के मेंबर दूसरे होते हैं, कार्यपालिका के मेंबर दूसरे व्यक्ति हो गए। अब इसमें जो है होता यह है कि जो कार्यपालिका काम डिसाइड करती है, विधायिका उसे बाद में अप्रूव करती है, चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत काम करता है। तो विधायिका के मेंबर कार्यपालिका के मेंबर हैं नहीं, अलग अलग व्यक्ति हैं, तो कभी कभी इनमें टकराव हो सकता है। तो इसलिए जो है भारत में ऐसी स्थिति नहीं आती है, क्योंकि वही विधायिका है वही कार्यपालिका है, तो टकराव की स्थिति आती ही नहीं है। स्वयं वो विधि बनाते हैं, स्वयं वो लागू करते हैं। यहाँ पे विधि बनाने वाला व्यक्ति दूसरा है, लागू करने वाला व्यक्ति दूसरा है, तो इनमें टकराव की स्थिति आ सकती है। अगली चीज़ देखिए, शासन में व्यापकता नहीं है। शासन में प्रतिनिधित्व की व्यापकता नहीं है। व्यापकता नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, जब भारत में क्या होता है, जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं वो हर जाति, धर्म, वर्ग और हर एक भूभाग से चुन करके जाते हैं, वही वहाँ पर मंत्री और विभाग सब कुछ देखते हैं, तो वो हर जगह से लोग आ जाते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति की मर्जी है वो किसे मंत्री बनाए, तो हो सकता है वो कुछ खास लोगों को ही मंत्री बना ले, और पूरे देश में हर एक जगह से वो उसमें प्रतिनिधि ना आ पाएँ कार्यपालिका में। तो यहाँ पर शासन में प्रतिनिधि की व्यापकता नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति चुने जाएंगे वो हर धर्म समाज को जो है हर धर्म जाति समाज से लिए जाएंगे, या फिर हर एक वर्ग से लिए जाएंगे, या हर एक भौगोलिक क्षेत्र से लिए जाएंगे, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं राष्ट्रपति वहाँ का हूँ तो मैं जिसको चाहूँ, हो सकता है एक ही शहर में रहने वाले 10 टैलेंटेड लोग मुझे मिल जाएं और एक ही धर्म जाति से रिलेटेड हो, मैं उन्हीं को अपना मंत्री बना लूँ, क्योंकि वो योग्य हैं। वहाँ पर योग्यता के आधार पर बना रहा है मंत्री, वो जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर नहीं बना रहा है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में आप मंत्री बनाओगे सांसद को ही, तो सांसद वो जगह जगह से चुन करके आए हैं, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, तो वो एक हर धर्म जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं में से आपको लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर शासन में प्रतिनिधित्व की व्यापकता नहीं पाई जाती है, तो ये विविधता वाले देशों में उतना अच्छा कारगर नहीं है। और यहाँ पर उत्तरदायित्व भी नहीं है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर निचले सदन का विघटन नहीं होता है। देखिए, निचले सदन का विघटन नहीं होता है। भारत में लोकसभा का क्या होता है, विघटन हो जाता है, सरकार गिर जाती है। यहाँ पर क्या है, निचले सदन का विघटन नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो जो है 4 वर्ष पूरा काम करेंगे, कार्यकाल स्थायी है उनका। तो ये कुछ कमियां हैं। निरंकुश शासन होने की बहुत संभावना होती है, वो जैसा निर्णय लेना चाहे ले सकते हैं। और शक्तियों का जो पृथक्करण है वो इतना ज़्यादा वहाँ पर एक्यूरेट है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में, कि बहुत कम एक दूसरे में हस्तक्षेप कर पाते हैं, बहुत कम संभावनाएं हैं। कुछ चेक्स एंड बैलेंस के सिद्धांत हैं लागू कि कहाँ कहाँ पर करेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति जिसको मंत्री बनाता है तो विधायिका उसे अप्रूव कर देती है, लेकिन कुछ अड़चन डाल सकती है। इसी प्रकार से विधायिका जो विधि बनाती है उसको न्यायपालिका जो है कैंसिल कर सकती है, अप्रूव उसको भी करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत नियंत्रण एक दूसरे पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है। तो इस तरह से हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को
समझा। इसको समझने के पीछे कारण ये है कि मेंस में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो इस तरह से आ सकता है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसकी तुलना अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली से कीजिए, या फिर कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली लागू करने में क्या जटिलताएं आ सकती हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब तक आपको अध्यक्षात्मक प्रणाली पूरी तरीके से पता नहीं होगी तो आप कैसे जान पाओगे कि भारत में ये ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। तो तुलनात्मक हमको पढ़ना होता है, इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम संसदीय शासन प्रणाली को डिटेल में पढ़ेंगे। इसको तो हमने संक्षिप्त में पढ़ लिया, उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारा इंडिया से रिलेटेड है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।